हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB थर्ड ईयर। सेम है हमारा फिफ्थ, एक्ट है हमारा BNSS या CRPC। कोड है इसका 5006 और 5002। अगर आपका BNSS लिखा हुआ होगा जहां पर, तो वहां पर कोड 5006 होगा। जहां पर CRPC लिखा होगा वहां 5002 होगा। ये इनके एक रोल नंबर मान लो, जिस प्रकार से हम किसी स्टूडेंट के रोल नंबर रख देते हैं होते हैं, उसी प्रकार से ये रोल नंबर हैं, ये इनके नाम है। हालांकि ये सब्जेक्ट एक ही है, बस इनके क्या है, नाम चेंज कर दिए गए हैं। पहले हमारा CRPC था, इसके स्थान पर BNSS कर दिया है। पेपर आपका एक ही आएगा दोनों का, ठीक है। दूसरी बात, जो सिलेबस है आपका कुछ पुराना ही है, उसमें जो सेक्शन है न्यू चेंज कर दिए हैं, ठीक है। न्यू लगा दिए गए हैं, चेंज कर दिए गए हैं। मैंने एक PDF बनाया है, उस PDF में आपके न्यू सेक्शन एक तरफ कर दिए हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो मैंने PDF आपको कराए हैं, जो वीडियोज आपको प्रोवाइड कराई हैं, उसके अकॉर्डिंग एक तरफ मैंने न्यू लिख दिए हैं सेक्शन और एक तरफ ओल्ड लिख दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक हमने व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया है, रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से ही व्हाट्सएप पर चैनल है। आप उसे जाकर फॉलो कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आपको लॉ से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अपडेट एंड न्यूज प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप LLB के किसी भी सेमेस्टर के, किसी भी स्कूल के छात्र हो, बस आप लॉ से रिलेटेड टच में हो और लॉ का कार्य करते हो या स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। आगे चलते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति कमजोर है, दिव्यांग है या अनाथ है, तो हम उसे अपने PDF नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। वो हमसे इस नंबर पे आकर संपर्क कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अन्यथा जिस स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए, वो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। आज के जो क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये जो मैं आपको यहाँ पे अति लघु कराने वाला हूं। हालांकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं, क्वेश्चन ऐसे हैं, जब आप लॉन्ग क्वेश्चनों को करोगे वहां से आपके लगभग कवर हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आपको रिवीजन के तौर पर और एक बार आपको सटीकता मिल जाए कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, 4 नंबर में आ जाए तो उसे कैसे करेंगे। हालांकि ये लॉन्ग में करा दिए हैं, तो उसकी सटीकता के लिए यहां पर एक बार देख लेना। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आपका है परिवीक्षा का, ठीक है, वो मैं बता देता हूं। परिवीक्षा का क्वेश्चन मैं अब से पहले फोर्थ सेम में कराया था आपको, सेम फोर्थ में कराया था। तो उस क्वेश्चन को उठाकर मैं आपकी प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो आप इस परिवीक्षा वाले क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ये भी आपके सिलेबस का ही एक भाग है, ठीक है। जो उसके सेक्शन है वो मैं थंबनेल के ऊपर लिख दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है, या वीडियो में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। तो ये भी आप वहां पर ध्यान रखना। ये लास्ट वीडियो है, इसलिए यहाँ पर सारी चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। परिवीक्षा वाला या एक आध क्वेश्चन और मैं प्ले लिस्ट में डालूं, तो आप प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि सर हम प्ले लिस्ट को चेक कैसे करें। जैसे ये आपकी वीडियो चल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको रोहित गोस्वामी नाम पर क्लिक करना है ऐसे। तो यहाँ पर आपकी प्ले लिस्ट निकल के आ जाएगी। ये प्ले लिस्ट है, यहाँ पर देखो BNSS CRPC 5002 के जो क्वेश्चन है आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप यहाँ से ऐसे क्लिक करके सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू आपकी वीडियो चलती रहेगी। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपने CPC नहीं कराया है, तो आप प्ले लिस्ट में ही देखना। जैसे ऊपर जा करोगे इसे स्क्रॉल, तो आपको यहाँ पर देखो सिविल प्रोसीजर कोड, ये CPC ही है 5001, ये मैंने करा दिया है। इसमें 18-19 वीडियो आपकी है, आप उसे जाकर वहां पर देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है, अपील दायर करने का क्या सिद्धांत है।
अपील दायर करना। अपील एक परिवाद है जो किसी छोटे न्यायालय द्वारा किए गए अन्याय या गलती के प्रति किसी बड़े एवं सक्षम न्यायालय में किया है एवं जिसके माध्यम से यह निवेदन किया गया है कि वह न्यायालय ऐसे छोटे न्यायालय के निर्णय को ठीक कर दे अथवा उसे उलट दे। आगे चलते हैं, समझा देता हूं। इसमें है जैसे कोई केस चल रहा है वादी का या प्रतिवादी का, ठीक है भाई। जब केस चलता है तो केस में कोई ना कोई निर्णय आता है। निर्णय वादी के पक्ष में भी हो सकता है और निर्णय प्रतिवादी के भी पक्ष में हो सकता है, दोनों में से किसी के भी पक्ष में जा सकता है। अब जैसे सपोज करो किसी एक के पक्ष में चला गया, ठीक है, ये हारा और इसकी जीत हुई, ठीक है। तो ये जो प्रतिवादी है ये कहेगा कि सर आपने जो निर्णय दिया है वो गलत है या इसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। तो इसके लिए वो जो अपील करेगा किसमें, जैसे ये जो केस चल रहा था कहां पे चल रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे कोई कोर्ट होते हैं, उसमें ये निर्णय आया तो ये जाएगा हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट का निर्णय है तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो निर्णय आपने गलत दिया है, जिसमें त्रुटि है या जिससे वादी या प्रतिवादी में से कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए आगे अपील कर सकता है, उसी को कहते हैं अपील दायर करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है परिवीक्षा अधिकारी कौन हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, परिवीक्षा का जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, उसे भी आप अपना देख लेना, ठीक है। ये वो आपका बीएनएसएस यानी सीआरपीसी का ही सिलेबस में से है। अब देखते हैं परिवीक्षा अधिकारी कौन हो सकता है। परिवीक्षा अधिकारी धारा 13 के अनुसार परिवीक्षा अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसे राज्य सरकार परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। परिवीक्षा अधिकारी कौन होगा, जिसे राज्य सरकार परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, अथवा असाधारण मामलों में न्यायालय किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए अथवा किसी व्यक्ति को परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए योग्य समझता है। परिवीक्षा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के अधीन रहकर अपने कर्तव्यों का प्रयोग करता है। इसमें बस सिर्फ इतना ही याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन डालूंगा, उससे आपको बिल्कुल चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आपका लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर या 20 नंबर में लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो भी आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, किशोर से आप क्या समझते हैं। किशोर के ऊपर मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन करा रखा है पूरा, आप प्लेलिस्ट देखोगे तो किशोर के ऊपर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है 20 नंबर का, जहां से आपके 5, 4, 5, 10 और 20 नंबर के आपके प्रश्न बनते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार किशोर से तात्पर्य ऐसा लड़का जिसने 16 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है। मतलब किशोर है, देखो बालक और किशोर दो होते हैं, एक होता है बालक और एक होता है किशोर। बालक जो होता है वो 14 वर्ष से कम होता है। किशोर जो होता है 14 वर्ष प्लस का होता है, लेकिन 18 वर्ष से कम होता है, ठीक है। इसमें किशोर में लड़का लड़की दोनों शामिल हैं, ठीक है। इसमें भी बालक में लड़का लड़की दोनों शामिल हैं। आगे चलते हैं, किशोर से तात्पर्य ऐसा लड़का जिसने 16 वर्ष की उम्र प्राप्त नहीं की है या ऐसी लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। इस प्रकार किशोर न्याय अधिनियम की धारा के अंतर्गत कौन सी धारा 2 के अंतर्गत अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत किशोर से तात्पर्य ऐसे लड़के व लड़की से है जिसकी आयु 16 व 18 वर्ष से क्रमश कम है। मतलब यहां पर वैसे बोला है लड़का है तो 16 वर्ष से कम,
लड़की है तो 18 वर्ष से कम। लेकिन किशोर के अंतर्गत 18 वर्ष से कम और 14 वर्ष से प्लस लड़का लड़की दोनों ही आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन इस 2J धारा के अंतर्गत यहां पर बोला है लड़का हो तो 16 वर्ष और लड़की है 18 वर्ष। देखो इस 2J के अनुसार इसको किशोर न्याय के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वैसे किशोर के अंतर्गत यही आता है 18 वर्ष लड़का हो या लड़की हो। आगे चलते हैं। देखो जो एक्ट में लिखा हुआ होता है उसको ही बताना पड़ता है। ठीक है, जब हमने किशोर न्याय कराया था तो वहां पर ही बताया था किशोर किसे कहते हैं, 14 से 18। ठीक है, और तुम भी 14 से 18 ही याद रखना, ये 16 वोले का चक्कर भूल जाना। आगे चलते हैं। उपेक्षित किशोर किसे कहते हैं? उपेक्षित किशोर धारा 25 के अनुसार उपेक्षित किशोर वह व्यक्ति है जो भीख मांगते पाया जाता है, अथवा जिसके घर या आवास या माता पिता का कोई पता नहीं है, अथवा जिसके माता पिता या संरक्षक उसकी देखभाल करने में असमर्थ हैं या वह देखभाल नहीं करते हैं। वह व्यक्ति भी किशोर हैं जो अनैतिक यहां पे जीवन लिख लेना, अनैतिक जीवन व्यतीत करता है, अथवा जो किसी अविवेकी अवैध उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोषित होता है। तो यहाँ पे उपेक्षित किशोर किसे बोला गया है उसे समझते हैं। जो गरीब है, ठीक है, जो भीख मांगता है, तीसरा जो बीमार है लेकिन उसका कोई संरक्षक नहीं है, ठीक है, या कोई गलत काम में फंस चुका बच्चा है, गलत काम में फंसा हुआ किशोर, बच्चा नहीं किशोर ले लो, बच्चा तो बच्चा ही होता है छोटा सा। तो यहां पर इस प्रकार से बोला है। और वो कैसी जीवन व्यतीत करता है? बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उसे बोला जाएगा अपेक्षित किशोर। यानी गरीब है, भीख मांग रहा है, बीमार है, संरक्षक नहीं है कोई उसका, गलत काम में फंसा हुआ किशोर है जिसकी दयनीय स्थिति है। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? अविवेकी, मतलब उसमें सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अविवेकी, जो गलत कामों में संलग्न होने को तत्पर रहता है। आगे चलते हैं। पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? पर्यवेक्षण किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 2 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी माता पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देखरेख में रखे गए बालक के संबंध में पर्यवेक्षण से परिवीक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उस बालक का पर्यवेक्षण आसियत है कि किशोर की उचित रूप में देखभाल की जाए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाए। पर्यवेक्षण किशोर किसे कहते हैं? आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे पहले इसे बता देता हूं, पर्यवेक्षण, ठीक है, फिर ये आप भूल जाओगे। पर्यवेक्षण मतलब जो अनाथ है, क्या है? अनाथ है, जिसका कोई संरक्षक नहीं है, ठीक है, अनाथ है, संरक्षक नहीं है, उस व्यक्ति को कहीं किसी समिति में, किसी संस्था में या सरकार के द्वारा या ये समिति या संस्था सरकारी हो सकती है या प्राइवेट भी हो सकती है, इनके द्वारा उसका क्या है? पालन पोषण किया जा रहा है, देखभाल की जा रही है, उसकी परवरिश की जा रही है। लेकिन ये जो परवरिश है और देखभाल है, हालांकि
ये रह किसी भी संस्था में रहे हो, सरकारी हो प्राइवेट हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक कानूनी दायरे में ही उनकी देखभाल करेंगे। ठीक है, तो ये यहां पे बोला है देखभाल की जाए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन किया जाए। और दूसरी बात, जिस क्षेत्र में ये संस्था है, समिति है या सरकारी बोर्ड है, उनका जो ध्यान रखना है वो जो निश्चित प्राधिकारी होते हैं उनके नजर में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसा कि अभी मैंने सवाल उठाया था बीच में, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। किशोर किसे कहते हैं? किशोर किसे कहते हैं, नंबर 1। दूसरा आएगा उपेक्षित, बस इतना लिखा आ जाएगा, उपेक्षित। तीसरा आएगा पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण किशोर, उपेक्षित किशोर। और कहीं पर ये लिखा आ जाएगा ऐसे, खाली किशोर। कहीं पर लिखा आ जाएगा बालक खाली। ठीक है, कहीं पर लिखा आ जाएगा खाली परिवीक्षण, परिवीक्षा में मात्रा इधर से चढ़ेगी, लेकिन कोई नहीं, समझ गए हो गया। इस प्रकार से आपके एक एक शब्द आएंगे। ठीक है, तो आप वहां पर परेशान ना होना कि सर इन्होंने यहाँ पर तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो ये वहां पर एक शब्द आएगा, लेकिन आपको वहां पर पूरा ही सार लिखना होता है। अगर 4 नंबर का है 4 नंबर के अकॉर्डिंग, 10 नंबर का है 10 नंबर के अकॉर्डिंग, 20 का है तो 20 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी बात, एग्जामिनर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से रखता है जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन सेट होता है। अगर 10 नंबर के लेवल का है तो वो उसी प्रकार से उसमें लिख के देगा, 20 का है तो 20 के हिसाब से, 4 का है तो 4 के हिसाब से। आगे, तो अगर ऐसी टिप्पणी आए तो आपको सिर्फ किशोर के बारे में बोलना है कि किशोर उसे कहते हैं जिसकी आयु इतनी होती है जिसमें लड़का लड़की दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, बालक किसे कहते हैं जिसकी आयु 14 वर्ष से कम होती है और उन पर किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी कार्य नहीं कराया जाएगा, और ऐसा कार्य नहीं कराया जाएगा जो जिनसे उनकी जान को कोई खतरा हो। परिवीक्षक किसे कहते हैं, उपेक्षित किसे कहते हैं, पर्यवेक्षण किसे कहते हैं, ये सभी मैं आपको बता चुका हूं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 7, किशोर बोर्ड के गठन से आप क्या समझते हैं? किशोर बोर्ड का गठन, किशोर किसे कहते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो, किशोर का मैंने करा दिया है। धारा 4 के अनुसार किशोर बोर्ड का गठन राज्य सरकार राजकीय गजट में सूचना प्रकाशित कराकर करता है। इस बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा आवश्यकता अनुसार सदस्य होते हैं। देखो, एक अध्यक्ष होता है, आवश्यकता अनुसार सदस्य होते हैं जो कार्य करते हैं। एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, और इसमें भी एक महिला सदस्य होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता इसके सदस्य, और उसमें भी एक महिला सदस्य हो। किशोर बोर्ड मजिस्ट्रेटों की न्यायिक पीठ के रूप में कार्य करता है और उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। आगे चलते हैं। संप्रेक्षण गृह से आप क्या समझते हैं? संप्रेक्षण गृह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जब आपका पेपर आएगा तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा होगा कि संप्रेक्षण गृह से आप क्या समझते हैं। वहां सिर्फ आपका लिखा रहेगा संप्रेक्षण गृह, वहां पर आपका लिखा रहेगा कि सिर्फ किशोर बोर्ड। ठीक है, दूसरा, आपको अपनी तरफ से चीजें जोड़नी है कि किशोर बोर्ड के गठन से आप क्या समझते हैं या किशोर बोर्ड किसे कहते हैं। तो ऐसे ही वहां पर लिखा आएगा संप्रेक्षण गृह, और हमें जोड़ना है से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं। संप्रेक्षण गृह किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 11 के अंतर्गत संप्रेक्षण गृह के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार राज्य शासन किन्हीं किशोरों के बारे में इस अधिनियम के अधीन जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिए उतनी संख्या में संप्रेक्षण गृह स्थापित कर सकेगा और बनाए रख सकेगा जितने आवश्यक हैं। जैसा कि
अभी मैंने यहाँ पे बताया था, जो गरीब हैं, जो भीख मांग रहे हैं, जो बीमार हैं, जिनका कोई संरक्षक नहीं है, जो गलत कामों में फंसे हुए हैं, किशोर हैं, जिनकी दयनीय स्थिति गंभीर है और जो अन्याय का जीवन जी रहे हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्ति या जो अपराधी व्यक्ति होते हैं, सॉरी व्यक्ति बोल दिया है, अपराधी किशोर होते हैं या बालक होते हैं, उनके लिए एक संस्था, समिति, बोर्ड बने हुए होते हैं। उनमें बालकों की परवरिश की जाती है, शिक्षा व्यवस्था दी जाती है, शारीरिक मानसिक विकास किया जाता है, राजनीति, सब ये संस्कृति उन्हें वहां पर सिखाई जाती है और कोशिश की जाती है ये एक अच्छे नागरिक बन जाए। और ये वहां पर और कौन कौन व्यक्ति होता है वो सभी मैं अब से पहले की वीडियो में बता चुका हूं, आप स्टार्टिंग से सारा सिलेबस देखोगे तो समझ में आएगा। दूसरा यहां पर बोला है इन सभी के लिए जितने बोर्ड, संस्था या समिति की जरूरत होगी, रहने के लिए जो गृह की जो व्यवस्था होगी, अगर कम है तो वो बनाए जाएंगे। मतलब इतने गृह होने चाहिए, संप्रेक्षण गृह, जितने बच्चे हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर कम है तो नए बनाए जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि बच्चे ज्यादा हैं, बालक ज्यादा हैं, किशोर ज्यादा हैं और गृह कम है, यानी घर भवन कम है, तो नए बनाए जाएंगे। आगे चलते हैं, दूसरी बात बता देता हूं। आप ये मत सोचना कि हम किसी एक क्वेश्चन को पढ़ें और हमारा सीपीसी का वो क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, एक कड़ी होते हैं, जिस प्रकार से सीढ़ी होती है ना, जैसे हमें यहां पर जाना है तो हम सीढ़ी का सहारा लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है। जैसे 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 आप क्वेश्चन करते जाओगे, सिलेबस आपकी पकड़ में आता जाएगा। आप बीच में से कहीं से एक क्वेश्चन देखोगे तो आपकी समझ में चीजें नहीं आएंगी। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर हम तो लिफ्ट से जाना चाहते हैं, लिफ्ट जो जल्दी पहुंचा देगी, हम सीढ़ियों से क्यों जाएं। तो लिफ्ट भी तो भाई पहले 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट 5 फीट ऐसे धीरे धीरे ही तो जाएगी। ये थोड़ी है कि 1 सेकंड में ही सारा कवर कर देगी, नहीं, वो भी कुछ टाइम लेके धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो कहने का मतलब ये है हमें सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जाना है। ये नहीं है कि हमने बीच में से कोई क्वेश्चन उठाया और उसे करने लग गए और कह रहे हो कि सर समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है। तो हमें क्रम से इनको देखना है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। जिस प्रकार से माला होती है, चैन होती है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार से सिलेबस रहता है, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं प्रत्येक क्वेश्चन। तो ये संप्रेक्षण आपकी समझ में तब आएगा जब आप किशोर न्याय और किशोर श्रम न्याय, किशोर श्रम देखोगे, वहां पर चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये पुनरीक्षण क्या होता है, जब आप सीपीसी देखोगे, सिविल प्रोसीजर कोड आप पढ़ोगे, तो वहां पर एक क्लियर हो जाएगा सीपीसी यानी कि 5001 का जो कोड है आपका, वहां पर आपको पुनरीक्षण को इतने आसानी से और सिंपल शब्दों में बताया बहुत अच्छी तरह से। आगे चलते हैं, पुनरीक्षण क्या है। पुनरीक्षण श्रेष्ठ न्यायालयों का एक पर्यवेक्षणीय अधिकार है, जिसके अनुसार वे अपने अधीनस्थ न्यायालय की कानूनी भ्रांतियों के कारण उत्पन्न प्रक्रिया की अनियमितताओं, उचित सावधानी की अपेक्षा, कार्य प्रणाली की कठोरता और अपराधियों को पूंछी आवश्यक हानि को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। पुनरीक्षण का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया होगा, अगर आपने वीडियो देखी हो, पुनरीक्षण होता है एक टीचर का काम। पुनरीक्षण मान लो टीचर, टीचर यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मतलब जिस कोर्ट के होते हैं 3 होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और यहां पे एस करो, सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट में ही काउंट आते हैं। दूसरी बात चलते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस है, उसमें कोई गलती से निर्णय हो गया है या कोई त्रुटि है, तो उसे वो पुनर्वलोकन कर सकता है। कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किसकी याचिका पर? वादी या प्रतिवादी की याचिका पर। दूसरी बात, अगर कोई केस काफी दिनों से चल रहा है और पेंडिंग में है, लंबित चल रहा है, ठीक है, तो ये उच्च कोर्ट जो है, हाई कोर्ट, ये खुद एक टीचर बनकर
इनके ऊपर जांच के लिए जा सकता है कि आप इतने दिन से इस केस में क्या कर रहे हो, मुझे दिखाइए, या आपने क्या निर्णय दिया है, मुझे एक बार दिखाइए, उसे कहते हैं पुनरीक्षण। आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये आपकी एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई हैं। अगर आप कंटिन्यू रिदम में रहोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और पुनरीक्षण का सीपीसी में बहुत अच्छे से वर्णन है और बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। जो मेरे कंटिन्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट, छोटे बड़े भाई बहन हैं, दोस्त हैं मेरे, उन सबको पता होगा कि क्या चीज है। आगे चलते हैं। पुनरीक्षण। अब यहां पर देखते हैं जांच किसे कहते हैं। जांच किसे कहते हैं? जांच संहिता की धारा, देखो ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(6) के अनुसार है, लेकिन जब आप BNSS पढ़ोगे तो ये बैठेगी आपकी 2(1)(10) के अनुसार। आगे चलते हैं। जांच से अभिप्राय विचारण से भिन्न उस प्रत्येक जांच से है जो इस संहिता के अंतर्गत किसी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। जांच कब की जाती है? जैसे वादी है और प्रतिवादी है, ठीक है। वादी ने प्रतिवादी के ऊपर केस डाला है, कुछ इसने साक्ष्य या दस्तावेज दिए हैं या FIR गई है, अभिकथन किया है, तो जब ये न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय में विचारण किया जाएगा, जांच की जाएगी। विचारण कब किया जाएगा? जब अंतिम निर्णय होगा, तो उन सभी के लिए विचारण किया जाता है। लेकिन उससे पहले जैसे अभिकथन लेके गया, FIR लेके गए, तो FIR को जो जज है, न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है, वो देखेगा कि जो इनकी FIR है, जो इनके द्वारा अभिकथन किए गए हैं, वो सही है या गलत है। हो सकता है FIR बना दी गई हो, मिथ्या हो, झूठी हो, या ऐसी कोई कहानी बनाकर ये मेरे पास ले आए हो जिसमें विधि का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा हो, ठीक है। या अपनी तरफ से कोई परिवाद लेकर मेरे पास आ गए हो, तो वहां पर एक बार मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश उसे जांच करेगा, ठीक है। और ये जांच क्या है? अन्वेषण वाले क्वेश्चन को देखना, वहां पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। और देखते हैं, जांच के अंतर्गत उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई के दौरान किए जाते हैं। जांच का मुख्य उद्देश्य किसी तथ्य की सत्यता का निर्धारण करना है। इस संहिता की धारा 107 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही जांच शब्द में आती है। ये बोल रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, लेकिन इसके 107 की जगह हमें क्या याद करना है? जो हमारा न्यू एक्ट जो लॉन्च हुआ है, BNSS, यहाँ पे BNSS कर लो और यहां पर आपको करना है 126, ठीक है। जांच आरोप पत्र प्रेषित यानी जमा होने के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। यह मजिस्ट्रेट का कार्य है, अन्वेषण से इसका कोई संबंध नहीं है। देखो एक बार मैं और बता देता हूं जांच को, मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा स्टूडेंट परेशान हो। आगे चलो, इसी में थोड़ा 1 मिनट में बता देता हूं जांच क्या होती है। जांच अन्वेषण थोड़ा थोड़ा मैं मोटा मोटा बता देता हूं। एक तरफ अन्वेषण, दूसरा जांच, तीसरा है विचारण। देखो 3 प्रक्रम है, तीनों ही बता देता हूं, 1 2 3, और ये सीढ़ी है 1 2 3, ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3। आगे चलते हैं। अन्वेषण, जब कोई अपराध होता है गंभीर, ठीक है, जैसे हत्या, बलात्संग, ठीक है, अपहरण, या कोई गंभीर प्रकृति का कोई अपराध है और इसकी सूचना पुलिस को मिलती है, तो पुलिस तुरंत जाकर
बिना किसी की परमिशन के, ना मजिस्ट्रेट की ना न्यायालय की, कोई परमिशन किसी की जरूरत नहीं है, वो तुरंत जाकर इसमें अन्वेषण करेगी। अन्वेषण का मतलब क्या है, उसमें क्या होगा, एक तो सबूतों को जुटाएगी जो अपराधियों के द्वारा वहां पर किए गए हैं। कोई वहां पर गवाह हो, गवाह को देखेगी, स्थान को नोट करेगी, अपराधी के नाम को नोट करेगी, अगर किसी का नाम पता है तो, और अज्ञात में है तो अज्ञात में लिखेगी। यानी कि अन्वेषण पुलिस के द्वारा किया जाता है और ये कार्य सिर्फ पुलिस करती है। पुलिस के अलावा अन्वेषण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा, जांच। इसकी एक एफआईआर बनाई सबकी, अन्वेषण की, सबूत की, गवाह की, स्थान की, ये सभी क्या है, एक एफआईआर में ही तो लिखे जाएंगे। इनकी एफआईआर बनाई, ये न्यायालय में गए, न्यायालय में बैठा है मजिस्ट्रेट। ठीक है। मजिस्ट्रेट इस एफआईआर को देखेगा। ठीक है। केस दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो एफआईआर केस होते हैं, ये आप जानते होंगे, एक होते हैं जिनमें पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती है और व्यक्ति डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाता है। जैसे ए है, एफआईआर लिखवाने गया लेकिन एफआईआर नहीं लिखी गई, तो ये डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट इसने जो केस बनाया है उसको पढ़कर देखेगा, इधर एफआईआर को भी देखेगा अगर एफआईआर केस है, और ये परिवाद केस है तो इसको भी पढ़कर देखेगा। उसको पढ़कर देखना, उसी को कहते हैं जांच। ठीक है। दूसरी बात ये तो हो गई प्रथम चरण में जांच। द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में जांच क्या होती है, जब ये प्रथम जांच हो गई, दूसरा फिर गवाहों को देखना, सबूतों को देखना, दस्तावेजों को देखना, और कोई चीजें जो आपको वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों की तरफ से जो भी आपको देना है वो सब दे देना, उनको जांचते रहना। ठीक है। दूसरी बात, अगर एफआईआर में या परिवाद में अगर मजिस्ट्रेट को लगेगा कि भाई परिवाद केस में तो एफआईआर हुई नहीं है, भाई इसमें जांच कराई जानी चाहिए, तो ये आदेश दे देगा मजिस्ट्रेट के इसमें जांच कराई जानी चाहिए। और एफआईआर अगर गलत लग रही है तो उसमें सीबीआई जांच कौन, मजिस्ट्रेट करा सकता है। विचारण, विचारण का मतलब क्या है, वादी और परिवादी की तरफ से जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं दोषी साबित कराने के लिए और दोष मुक्त होने के लिए, जो भी दस्तावेज दिए हैं, पूरी कहानी को देखने के बाद, जितने दिन केस चला सभी चीजों को, दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो निर्णय होता है उसे विचारण कहते हैं। कि इन्होंने विचारण कर लिया है कि क्या निर्णय दिया जाना है, सजा दी जाएगी या माफ किया जाएगा। आगे चलते हैं। देखो मोटा मोटी मैंने बता दिया है। अन्वेषण किसे कहते हैं, 2-1 है बीएनएसएस। अन्वेषण किसे कहते हैं, अन्वेषण संहिता की धारा 2J के अनुसार यह सीआरपीसी और न्यू 2-1 है के अनुसार बीएनएसएस। अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां आती हैं जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया है, अन्वेषण में क्या होता है, ये सभी कार्य होते हैं, एफआईआर उसमें बना दी जाती है, लेकिन मजिस्ट्रेट इससे फिर भी संतुष्ट नहीं है देखने के बाद, तो सीबीआई द्वारा भी अन्वेषण कराया जा सकता है। ठीक है। तो यहां पर बोला है मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के, मतलब मजिस्ट्रेट नहीं होगा, मजिस्ट्रेट से अलग कोई व्यक्ति होगा के द्वारा की जाती है, जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जाता है, नियुक्त किया, मतलब कहेंगे यही कि मजिस्ट्रेट द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है, लेकिन मजिस्ट्रेट ना हो, उसके अलग मजिस्ट्रेट कोई व्यक्ति नियुक्त करे। आगे चलते हैं। इस प्रकार अन्वेषण के अंतर्गत वे सभी कार्रवाइयां आती हैं जो, नंबर 1, जो पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती हैं, या दूसरा जो मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती हैं जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाता है। देखो इसमें क्या है, कौन सी कार्रवाई आती है, या तो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई आती है, या जो मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है उसके द्वारा कार्रवाइयां जो होती हैं वो आती हैं। तीसरा, जो इस संहिता के अधीन की जाती हैं, जो संहिता उनको नियुक्त अधिकार देती है
वो कार्रवाइयां आती हैं। भाई जो अन्वेषण करते समय संहिता भी तो उन्हें कुछ अधिकार देती होगी, तो वो सभी कार्रवाइयां आती हैं। तीसरा, जिनका उद्देश्य यहां पर लिख लेना, साक्ष्य एकत्रित करना होता है। भाई इनका उद्देश्य क्या होता है अन्वेषण में? पुलिस का या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त व्यक्ति का, इन सभी का क्या उद्देश्य है कि जो अपराध हुआ है उनके साक्ष्य एकत्रित किए जाएं, जिससे जो अपराधी है उसे आसानी से पकड़ा जाए और उस पर अपराध साबित हो जाए। आगे चलते हैं। विचारण या परीक्षण से आप क्या समझते हैं? देखो विचारण भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। विचारण क्या होता है? मतलब वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनने के बाद, ठीक है, जब कोई अंतिम निर्णय होता है, क्या उससे पहले भी कुछ चीजों में विचारण किया जा सकता है? आप ये मत सोचना कि एक ही चीज के लिए विचारण होता है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, लॉ सर्वथा सत्य नहीं है किसी एक चीज को लेकर, ठीक है। विचारण, संहिता में विचारण शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। सामान्यतः विचारण से अभिप्राय उन सभी कार्रवाइयों से है जिनमें किसी अपराधी को दोषसिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए न्यायालय सशक्त हो। देखो सबसे पहले तो एक बात देख लो, जो विचारण या परीक्षण होता है उसके लिए संहिता में, ना बीएनएसएस में न सीआरपीसी में कहीं कोई परिभाषा नहीं दी गई है इसकी स्पष्ट, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ यह है, विचारण वादी और प्रतिवादी दोनों पक्षों को सुनने के बाद, गवाह, सबूत, दस्तावेज सब देखने के बाद 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल जो भी केस चला, उस सभी का अर्थ निकालने के बाद, विचारण करने के बाद, या तो किसी को सजा मिलेगी या माफी किया जाएगा, यानी किसी को दोष मुक्त किया जाएगा या दोष सिद्ध किया जाएगा, उसी को कहते हैं विचारण। ठीक है भाई, दो ही निर्णय होंगे। आगे, फौजदारी मामलों के दृष्टिकोण से परीक्षण या विचारण की अवस्था सबसे अंतिम अवस्था है और यह केवल अपराधों के विचारण का निर्देश करती है। देखो किसी भी मामले में फौजदारी मामलों के दृष्टिकोण से परीक्षण या विचारण, भाई ये लास्ट स्टेज होती है, ठीक है। क्या है? लास्ट स्टेज है। भाई कोई वादी या प्रतिवादी किस लिए, प्रतिवादी अपने बचाव के लिए और वादी इसे दोषी साबित करने के लिए केस लड़ता है, और लास्ट स्टेज क्या होती है कि विचारण यानी निर्णय क्या आने वाला है, ठीक है। और यह केवल अपराधों के विचारण का निर्देश करती है, विधिक मामलों का नहीं। विचारण अर्थात ऐसी कार्रवाई है जो कि इस मामलों को न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करने पर प्रारंभ होती है। देखो ये जो विचारण हम कब कर सकते हैं? जब कोई केस वादी एफआईआर केस हो या परिवाद केस हो। आप पहली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा, और यहाँ पे भी मैंने मोटा मोटी बताया था। एफआईआर केस या परिवाद केस जब मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा, न्यायाधीश के सामने जाएगा, तभी तो कोई निर्णय होगा। तो यही बात बोली है यहाँ पे, जो कि मामले को न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करने पर प्रारंभ होती है। भाई जब तक मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस जाएगा ही नहीं तो उसमें विचारण देखभाल क्या होगा? जब तक मुकदमे का निर्णय नहीं होता है यह जारी रहती है। और दूसरी बात, जब तक निर्णय यानी निर्णय नहीं होगा, यानी विचारण नहीं होगा, तब तक केस चलता रहेगा। चाहे आपका 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं यह आपको वेरी शॉर्ट आपको समझ में आए होंगे। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। दूसरी बात, आप इसे कंटिन्यू रिदम से देखिएगा। एक चीज और बता देता हूं, सीआरपीसी यानी तुम्हारी बीएनएसएस जो है, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात रहती है अपराध की। अपराध कितने प्रकार के होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अपराध कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कितने प्रकार की सजा दी जा सकती है, यह सभी मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा बहुत जल्दी। तो आपको तैयारी कीजिए, मेरी तरफ से आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। अगर कोई न्यू अपडेट, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आप रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस नाम से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो।
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि कोई अपडेट आए, कोई नोटिफिकेशन या कोई न्यूज आए और उससे आप वंचित रह जाओ, आपकी बैक लग जाए या आप फेल हो जाओ, ठीक है। कोई भी न्यू अपडेट होगी वहां प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, और मैं ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा। और एक दूसरी बात, आप अपनी प्लेलिस्ट को चेक करना, अगर कोई आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, पहले मैंने कभी कोई कराया हुआ होगा, जैसे मैं परिवीक्षा वाला बता रहा था, तो मैं आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।